हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन। वेलकम टू मोशन फाउंडेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनटीएससी स्टेज 2 की लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी के बारे में, लास्ट डे स्ट्रैटेजी के बारे में, लास्ट वीक स्ट्रैटेजी, जो आप समझना चाहें। आज हम लोग बात करेंगे पेपर अटेम्प्ट कैसे किया जाए और लास्ट के कुछ दिनों में हम क्या करें। हमारे साथ है हमारे भावुक प्रसाद। भावुक प्रसाद के बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ। ही इज केवीपीवाई स्कॉलर, एनटीएससी स्कॉलर, अभी क्लास 12 के अंदर है, एक बार एनएससीसी भी क्वालिफाई किया है और आज हमें फंडे देने वाले हैं एनटीएससी के बारे में। तो भावुक, कैसा लग रहा है? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। जीवन में सब बढ़िया चल रहा है। हाँ सर। तो भावुक ने एक्चुअली, आप लोगों को पता होगा, इसी साल एनटीएससी स्टेज 2 दिया है ना। हाँ मतलब प्रैक्टिकली 14 फरवरी 2021 को इनका एनटीएससी स्टेज 2 हुआ था। इन लोगों ने एनटीएससी स्टेज 1 पता नहीं कब दिया था और बहुत गैप के बाद इन्होंने स्टेज 2 का एग्जामिनेशन दिया। तो ऑब्वियसली जैसी सिचुएशन इन लोग की थी उससे बेटर सिचुएशन मानता हूं मैं तुम लोग की, तो हाँ क्योंकि इन लोगों, ये लोग के तो बिल्कुल 11th के एंड में हुआ था, तुम्हारे 11th के मिड में हो रहा है, राइट। सो आई एम गोइंग टू शूट सम क्वेश्चंस टू भावुक एंड देन ही विल बी आंसर। तो दो पेपर होते हैं भावुक, मेंटल एबिलिटी और सोशल साइंस। सबसे पहले मेंटल एबिलिटी के बारे में बात करते हैं। इन लास्ट कुछ दिनों में मेंटल एबिलिटी में क्या किया जा सकता है? सर, मेरे हिसाब से तो मेंटल एबिलिटी में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सकते हैं उतने देने चाहिए और पीवाईक्यूज सारे इंश्योर करने हैं कि पीवाईक्यूज सारे के सारे करके जाने हैं। बिल्कुल। और इसके अंदर जैसे पीवाईक्यूज देखो 2013 से लेकर 2021 तक रख सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आपने कोई पर्टिकुलर ईयर का मेंटल एबिलिटी का पेपर नहीं किया है तो उसे एज अ मॉक आप अटेम्प्ट हाँ कर सकते हैं। 2 घंटे का टाइमिंग आप लोग लगा लीजिए। पहले तो 50 ही क्वेश्चन आते थे मेंटल एबिलिटी के अंदर, बट अभी 100 क्वेश्चन जब से आए हैं, उसका अगर कोई पेपर आपके पास अवेलेबल है तो आप कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो तुझे लगता हो कि यार मेंटल एबिलिटी में ये चीज का तो रिवीजन करना जरूरी है? मेंटल एबिलिटी में मतलब मेरे हिसाब से रिवीजन करने जैसा तो ऐसा कुछ है नहीं। बाकी हाँ, अगर कुछ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जैसे क्यूब एंड डाइस हो गया, कैलेंडर हो गया, तो इन सब में जो ट्रिक्स आपको टीचर ने बताई है तो वो डेफिनेटली आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो गाइस, एनटीएससी स्टेज 2 के अंदर हमारी जो ऐप है वहां पे आप लोगों को अजय सिंह सर के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। क्यूब, कैलेंडर, डाइस, क्लॉक, जो भी आप लोग पढ़ना चाहें टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग ऐप एक्सेस करें और वहां पे इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दी सेकेंड पेपर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ये भी बात करेंगे कि उस दिन का डेली का शेड्यूल क्या रहना चाहिए, वो बात की बात है। सेकेंड पेपर में मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस आती है। तो तेरा अटेम्प्टिंग का ऑर्डर क्या था? मेरा अटेम्प्टिंग का ऑर्डर था, मैंने सबसे पहले तो साइंस किया था। फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों कर लिए थे। उसके बाद फिर मैंने मैथ्स किया था और फिर एंड में मैंने सोशल साइंस किया था। हाँ। और बाकी मतलब आप चाहें तो आप एसएसटी को भी फर्स्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं एसएसटी में आपको। और फिर मैथमेटिक्स, उसमें बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, मतलब उसमें आप थोड़ा टाइम दे के मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। क्योंकि तो डिटर्मिनिस्टिक है। हाँ ऑल्दो इनके टाइम का पेपर वन ऑफ द टफेस्ट हाँ मैथमेटिक्स पेपर आया था एंड आई एम होपिंग कि इतना टफ पेपर तो नहीं आया मैथ्स का, बट अगर आ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो क्योंकि बच्चे क्या है ना, मतलब पिछले साल मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि इतना टफ इसलिए किया क्योंकि बच्चों की मेच्योरिटी लेवल बहुत हाई था मैथमेटिक्स के अंदर, है ना। ऑल्दो एक साल जे ही बायोलॉजी, पढ़ लिया था। बायोलॉजी वालों का तो अच्छे खासा मतलब कटा होगा मेरे हिसाब से तो, बट फिर भी। तो ये चीज़ है। तो मैथमेटिक्स दोस्तों स्कोरिंग होता है जो कि इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है और उसके अनुसार ये आप मान के चलिए कि मैथमेटिक्स में अगर आपने टाइम इन्वेस्ट किया 40 टू 45 मिनट्स अगर आप इन्वेस्ट करते हैं देन यू आर गोइंग टू गेट द रिटर्न। बायोलॉजी के बारे में तूने नहीं बताया। बायोलॉजी के बारे में मतलब जैसे 11th क्लास के स्टूडेंट्स, अगर आपने केवीपीवाई की तैयारी की होगी या आपने कभी पहले एनएससीजीएस वगैरह पढ़ा होगा तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सफिशिएंट होता। और अगर आपने ये सब नहीं किया तो फिर 9th-10th की बायोलॉजी इनफ है। और पीवाईक्यूज एक बार जरूर देख ले, पीवाईक्यूज उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत रिपीट होते हैं, उसमें उस टाइप के क्वेश्चन बहुत हाँ, ज्यादा। तो बिल्कुल। ये तो पीवाईक्यू सारे के सारे देखने, बॉटम लाइन देखो, पीवाईक्यूज तो हर एक एग्जाम का आप लोगों को देखना है, हर एक सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को देखना है। ठीक है। फिर लाइक अगर मान लीजिए कोई जेई का स्टूडेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहा है, ठीक है, उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अटेम्प्ट करना? नहीं, उस डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर उसमें बस जैसे 11th के स्टूडेंट्स हैं तो फिर 10th के कुछ टॉपिक्स हैं जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लाइट हो गया, जो 12th में आते हैं वापस से। एक बार वो थोड़े से मतलब बेसिक लेवल तक, 12th के लेवल तक थोड़ा सा कर लेना चाहिए, बेसिक फार्मूलाज वगैरह, मैग्नेटिज्म हो गया, तो ये सब पे क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। और बाकी जो 9th के टॉपिक्स हैं जो वो तो 11th के वो तो लेवल पे 11 में आते आते हैं, ही तो हैं। उसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं क्योंकि वो तो आपने जेई में कंप्लीट कर ही लिए होंगे।
हाँ, और अगर आप KPI पढ़ रहे हैं तो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी हाँ। वैसे भी पढ़ाई होगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सोशल साइंस के जो केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, राइट, मतलब काफी डिफरेंट पेपर आता है स्टेज 1 से, बहुत राइट। हाउ डू यू केटर दैट? ऐसे सोशल साइंस में मतलब पहली चीज तो ये कि आपको सब कुछ याद होना चाहिए, मतलब वो नहीं होगा तो फिर तो क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाएंगे। और फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस मतलब ऐसे उसके आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, मॉक्स दीजिए, PYQs देखिए, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे आपको उसके साथ अक्वेंट होते जाएंगे, हाँ, तो उसके बाद फिर उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं फिर फाइनल पेपर में। एंड लाइक व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीड रीडिंग इन NTSC स्टेज? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है स्पीड रीडिंग, वरना आप ऐसे सोशल साइंस बहुत कम टाइम टेकिंग है, बट अगर आपकी रीडिंग स्पीड बहुत स्लो है तो आप उसे मतलब अननेसेसरली बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग बना सकते हैं। तो रीडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और मतलब उसके लिए तो यही है कि आप टेक्स्ट बुक्स पढ़िए, जितने कम से कम टाइम में टेक्स्ट बुक पढ़ पा रहे हैं तो वो आपकी रीडिंग स्पीड उससे डेफिनेटली इंक्रीज होगी। और स्पीड रीडिंग एक ऐसी स्किल है दोस्तों जो पूरे जीवन भर आपको काम आनी है, ठीक है। और आगे जाके जब हम लोग एग्जामिनेशन और देते हैं ना, तो हमारा टाइम जो है ना वो कम ही होता जाता है। जैसे आप कैट एग्जाम देंगे, अगर आप कोई सा भी एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जामिनेशन देते हैं तो उसमें समय का अभाव रहता है अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो। ये अज्यूम किया जाता है कि जैसे जैसे आप उम्र में बड़े होते हैं आपकी कैलकुलेशन स्पीड घटती है और आपकी पढ़ने की स्पीड बढ़ती है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब अपन ये बात करते हैं द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब एग्जाम का दिन अलग होता है, राइट। तो बच्चों को उस एक रात पहले कितनी बजे सो जाना चाहिए, क्योंकि नींद तो आती नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है सभी बच्चों के लिए। सो हाउ वाज योर डे? उससे एक दिन पहले मैं अराउंड 10 PM सो गया था, मतलब बेड पे चले गया था। और उसके बाद फिर उस दिन जल्दी उठा था सुबह 6 AM के अराउंड, और फिर देन आई हैड माई लाइट ब्रेकफास्ट, और उसके बाद फिर गया था पेपर देने। और यही कहूँगा कि इंश्योर करना चाहिए कि लाइट ब्रेकफास्ट ही करें, क्योंकि पहला पेपर आपका मैट का होगा, मेंटल एबिलिटी का तो होगा। स्लगिश फील नहीं करना उस समय। और फिर उसके बाद इन द ब्रेक आप बिल्कुल अवॉइड करें किसी भी फ्रेंड्स के साथ टॉक करना, और पेपर डिस्कशन भी बिल्कुल नहीं करना है। और फिर आप अपना लाइट स्नैक्स लेके जा सकते हैं, और फिर उस समय ब्रेक में उसे खा मतलब सकते हैं। 11:30 से 1:30 के बीच का जो टाइम होता है ना, उसमें आप थोड़ा सा तो आपको खाना ही पड़ेगा। हाँ। और डू यू रिकमेंड नैपिंग इन बिटवीन 11:30 टू नहीं, 1:30? मैं तो नहीं कहूँगा कि आप ऐसा करें, बिल्कुल। बिल्कुल ये बहुत ही गलत टाइम है ये चीज़ करने के लिए, क्योंकि फिर आपका जेई का पेपर भी इसी के अराउंड होगा, और फिर मतलब ये बहुत गलत हैबिट है। गलत प्रैक्टिस है, हाँ। गलत हैबिट है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, मेरे सेशंस के अंदर मैं इस की वजह से मैं तो भुगत चुका हूँ, ठीक है। मतलब मेरा जो जेई का पेपर है उसके अंदर मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया था, बिकॉज आई वॉज फीलिंग स्लीपी इन द पेपर 2। एंड दैट बिकॉज क्योंकि मैं दिन में सोने की मेरी हैबिट थी। तो दिन में जो सोने की हैबिट है उसको आप लोगों को ख़त्म करना है। और मेरे हिसाब से जो पेपर आपका है वो 3:30 बजे के बाद आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। ऑल दो हम आपको लाइव सोल्यूशन देंगे, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, और सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। बट आप मैं रिकमेंड करूंगा कि 3:30 बजे के बाद ही आप कोई भी आंसर की वगैरह एक्सेस करें। हमारा जो पूरा सोल्यूशन है आप लोगों को मिल जाएगा 3:30 बजे। सबसे पहले इंस्टीट्यूट होंगे हम जो आंसर की रिलीज करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, लाइव सोल्यूशन भी हम लोग आपके लिए लेके आएंगे। सो गाइज, आई होप आप लोग को ये बहुत ही अमेजिंग सेशन लगा। कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं आप हमें लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। भावुक, कुछ लास्ट मिनट टिप्स बच्चों के लिए, लास्ट में कुछ भी मैसेज? बस कोई मतलब नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, और मतलब आसानी होगा पेपर, अच्छे से तैयारी करनी है बस अच्छे से, और फिर आप अच्छी तरह अच्छा ही परफॉर्म करेंगे पेपर में। So guys, all the best, and from the complete motion family, I hope you do well in this examination. Again I'm saying, आंसर की आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक अवेलेबल है आंसर की का, वहां पे आप लोगों को मिल जाएगी टाइमली, और आपको लाइव सोल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि यू रिमेन नोटिफाइड।